हेलो, गुड डे। कल के लेक्चर में हम लोग मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन को डेवलप करने का प्रयास कर रहे थे, उसी संदर्भ में जहाँ से हम छोड़े थे लास्ट लेक्चर, उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल्स फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन। मैक्सवेल्स फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, कल मैंने बताया था इट इज बेस्ड ऑन द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही शुरू कर देते हैं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैथमेटिकली द टोटल नॉर्मल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स over a closed surface, it is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge q enclosed within the surface। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। q को हम रो के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with a closed surface, it is equal to 1 by epsilon 0 times the volume integration considered over the volume enclosed by the surface on the left hand side। और यहाँ पर हम रो dv ऐसा लिख सकते हैं। कल किया भी था। रो को कल आपको बताया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेज, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेज। अब इसमें हमने एक्सप्लेनेशन एक दिया था, रो चार्जेज प्रेजेंट हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप आएगा ड्यू टू चार्ज। आप जानते हो ड्यू टू चार्ज q एट ए डिस्टेंस ऑफ r, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 by 4 pi epsilon 0 q by r स्क्वायर। तो चार्जेज प्रेजेंट है तो चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। दूसरा स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिस्टम को पोलराइज करेगा, पोलराइज सिस्टम होगा। तीसरा स्टेप, तो बाउंड चार्ज क्रिएट होंगे। और चौथा स्टेप, बाउंड चार्ज अपने कांच का ही, फ्री चार्ज का ही विरोध करेगा। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने मॉडिफाई कर लिया था। E डॉट डी एस लेफ्ट हैंड साइड एज सच, राइट हैंड साइड भी 1 by epsilon 0 volume integration over the volume enclosed by the surface being considered on the left hand side, and this row the volume charge density due to free charges, already existing charges, यह विरोध किया जाएगा जो बाउंड चार्ज क्रिएट होंगे उनके लिए। तो रो माइनस रो डैश dv, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ड्यू टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेज जिनको आपने फ्री चार्ज कहा था, और रो डैश वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू बाउंड चार्जेज। और बाउंड चार्जेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चार्जेज हैं उनका विरोध करेगा, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन। अब हम जानते हैं, कल मैंने आपको जो बाउंड चार्ज बताया था, फ्री चार्ज बताया था, तो उसके संदर्भ में बताया था P, द पोलराइजेशन that is equal to sigma dash. Sigma dash is the surface charge density due to bound charges. Charge, bound charge per unit area. इसमें यदि हम R से गुणा कर दें न्यूमरेटर में और R से ही डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर में, तो कोई अंतर नहीं आएगा, R विल कैंसिल। लेकिन एक अंतर आ जाएगा, ये सिग्मा डैश बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया है और डिवाइडेड बाय एक और आर आ गया, इसको नहीं अभी कंसीडर करते हैं। तो एरिया इनटू डिस्टेंस इज द वॉल्यूम, सो सिग्मा डैश बाय आर विल बिकम इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू बाउंड चार्जेज, रो डैश द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू बाउंड चार्जेज, एंड देयरबाय P
will become equal to rho dash, और ये r अपनी जगह पे लेफ्ट है। मैं फिर रिपीट कर दूं, सिग्मा डैश is the bound charge density per unit area, surface charge density due to bound charges. सिग्मा डैश है बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई अनदर आर, तो एरिया में आर का गुणा करेंगे, डिस्टेंस का गुणा करेंगे, तो इट विल बी ए वॉल्यूम। सो दिस इज द वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं रो डैश। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू बाउंड चार्ज, ये हो गया नंबर ऑफ चार्ज बाउंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और आर, इस आर को कंसीडर कर लिया वॉल्यूम में, ये आर एज सच बच गया, तो आर को यहां आपने लिख लिया। सो P, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, इट इज इक्वल टू रो डैश इनटू आर। इसको आर के संदर्भ में डिफरेंशिएट कर दे ऑन बोथ द साइड्स, देन वी गेट डेल्टा P बाय डेल्टा आर, दिस इज इक्वल टू रो डैश। रो डैश एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वैल्यू हमको यहाँ नीडेड, हमको चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पर द स्पेस डेरिवेशन, आर के संदर्भ में डेरिवेटिव है ऑफ द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस P। हैड इट बीन स्केलर तो ये ग्रेडियंट हो जाता, लेकिन चूंकि P वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस P, दिस इज इक्वल टू रो डैश। मैं इस चीज को फिर से जरा सा रिपीट कर देता हूं, जिससे किसी को भ्रम हो तो भ्रम ना रहे। P की वैल्यू सिग्मा डैश के बराबर है, अर्थ बता चुका हूं। सिग्मा डैश बाउंड चार्ज है पर यूनिट एरिया, R से और गुणा कर दें तो बाउंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, इसको हम रो डैश कहेंगे। R न्यूमरेटर में उसको लिख लिया, अब दोनों तरफ R के संदर्भ में डिफरेंशिएट किया, तो डेल्टा P बाई डेल्टा R इज इक्वल टू रो डैश। P इज ए वेक्टर क्वांटिटी and thereby it is not gradient, it is the divergence, so divergence of P it is equal to रो डैश। तो रो डैश की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, हम कह लें इक्वेशन नंबर 1 पेरेंट इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन द गॉस लॉ which is being modified as equation number 2, and now we are going to substitute the value of रो डैश फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, और ऐसा करें तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस EDS टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0, द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम being enclosed by the surface, closed surface considered on the left hand side, rho minus rho dash, and rho dash is equal to divergence P, so rho minus divergence P dV। सिंपली इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको फिर इसको लिख सकते हो, एप्सिलॉन 0 से गुणा कर दो, तो इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस E डॉट ds मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो एप्सिलॉन 0 E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू, एप्सिलॉन 0 इधर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो माइनस डाइवर्जेंस P dV। ये डाइवर्जेंस P जो है जो पैरामीटर यहाँ आ रहा है विथ ए माइनस साइन, लेट इट बी ट्रांसफर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करें तो सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस, कमरे का क्षेत्रफल पूरा एप्सिलॉन 0 E ds, ये ऑलरेडी है और इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस P
वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस पी डीवी। सेकेंड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर किया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, v डाइवर्जेंस पी डीवी दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ गया वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। पहला term on the left hand side is the surface integration. The second term on the left hand side is the volume integration. और इसलिए दोनों के बीच में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, या तो दोनों सरफेस इंटीग्रल हो जाए या दोनों वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएं, तो उसके में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए या वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए either way it can be done. The surface integration can be converted into volume integration or the volume integration can be converted into a surface integration. और जिस थ्योरम की सहायता से इसको किया जाता है उसको कहते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। और ये गास ने इंट्रोड्यूस किया था। डाइवर्जेंस इसमें रिजल्टेंट आता है, इसलिए डाइवर्जेंस थ्योरम इसको कहते हैं। गास डाइवर्जेंस थ्योरम भी इसको कहा जाता है। इसके अनुरूप से इस इक्वेशन का भी नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। अब डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, ये जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन है v डाइवर्जेंस p dv। अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम इसको लिखा जा सकता है सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस। और सरफेस चूंकि क्लोज है तो कौन सा सरफेस? जो इस वॉल्यूम को घेरता है। तो सरफेस इंटीग्रल जो यहां सरफेस इंटीग्रल है वही इस वॉल्यूम v को जो इनक्लोज करता है, जो घेरता है, और इसे लिखा जा सकता है डाइवर्जेंस p की जगह पर p आ जाएगा, pds। ये डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार होगा, या मान लीजिए कहीं pds रहे सरफेस इंटीग्रल, तो surface integral can be converted into volume integration because divergence is appearing here and that's why it is known as divergence theorem. गास ने इंट्रोड्यूस किया था इसको। तो applying Gauss divergence theorem we get this equation number 5। और इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू डाइवर्जेंस p dv सेकेंड टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करें। सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस of epsilon 0 e ds plus the second term can be written as surface integral over a closed surface, the same surface of p ds. This is equal to the volume integration, वह वॉल्यूम जो इस सरफेस द्वारा घिरा हुआ होगा उसके ऊपर इंटीग्रेट किया जाना है रो dv का। तो इक्वेशन नंबर 5 की सहायता से इक्वेशन नंबर 4 को ऐसा लिखा जा सकता है, या इसको डिटेल चाहें तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 5 इक्वेशन 4 can be written as, ऐसे लिखा जा सकता है can be written as। अभी देखो दोनों सरफेस वही है, एक ही है, दोनों क्लोज हैं और दोनों की सरफेस एरिया बराबर है, इसलिए हम दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ अब जोड़ सकते हो। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस। एक टर्म है इप्सिलॉन 0 e और दूसरा टर्म आ जाएगा प्लस p, एंड दिस इज
being considered over elemental ds. Epsilon 0 E plus P सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस, और यह सरफेस इस वॉल्यूम को घेरता है. द वॉल्यूम इंटीग्रेशन V is that volume which is being enclosed by this closed surface integral. V rho dV. ये इक्वेशन नंबर 6. अब डाइलेक्ट्रिक्स के डिटेल यदि हम पढ़ नहीं पाए यहाँ क्योंकि कोर्स में नहीं है, अदरवाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन टू बी एस्टैब्लिश. हम उसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे और वह रिलेशन है वी नो दैट एप्सिलॉन 0 E प्लस P दिस इज इक्वल टू D. ये वेल नोन एस्टैब्लिश्ड इक्वेशन है और ये अक्सर इम्तहान में पूछा भी जाता था जब डाइलेक्ट्रिक्स कोर्स में हुआ करता था. एस्टैब्लिश द रिलेशन D इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E प्लस P, जहां पर E भी वेक्टर क्वांटिटी है, P भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने शुरू में ही आपको कहा, और D भी वेक्टर क्वांटिटी. और इस तरह से एप्सिलॉन 0 E प्लस P D के बराबर होता है, या D E P इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. से इक्वेशन नंबर 7. अब 7 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में रखा जाए. Putting the value of equation 7, putting the value of equation 7 in equation 6. In equation 6 7 की वैल्यू को 6 में रखा जाए तो एप्सिलॉन 0 E प्लस P जो इंटीग्रेंट है उसकी वैल्यू D के बराबर है. तो क्लोज सरफेस के ऊपर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds. D को आप जानते हो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. जब आपको डिस्प्लेसमेंट करंट बताया था तभी इससे परिचय आपका हो गया था. P पोलराइजेशन है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है. एप्सिलॉन 0 E प्लस P की वैल्यू D के बराबर है तो हमने इसको D लिख दिया. D ds दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो dV. ये इक्वेशन प्राप्त हुआ. से इक्वेशन नंबर 8 ये प्राप्त होगा. एंड दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म. This is the integral form. मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूं, हम इम्तहान में 4 इक्वेशंस के बारे में आप परिचित हो चुके हो. नाम मैंने लिया है, कम से कम अभी डेवलप हो नहीं हुए. मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन. Write down these 4 equations in its integral form. तो इंटीग्रल फॉर्म में यदि पूछा जाए तो देखो ये है, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म. इक्वेशन नंबर 8, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ Maxwell's फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन.
equation. This is the integral form of Maxwell's first electromagnetic field equation. इसका डिफरेंशियल फॉर्म जो नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं, आगे जब बढ़ेंगे बहुत सारी एनालिसिस करेंगे तो हमेशा मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। और डिफरेंशियल फॉर्म प्राप्त करने के लिए अब देखो इधर सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस, इधर वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, इसलिए कोई अभी इसमें से कंक्लूजन कॉन्सिक्वेंस डेवलप डिराइव नहीं किया जा सकता है। कोई कंक्लूजन निकालने की आवश्यक होगा दोनों तरफ या तो सरफेस इंटीग्रल हो जाए या दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाए। तो हम जानते हैं कि सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का मदद फिर हम ले लें। लेफ्ट हैंड साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन एंड applying Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem on the left hand side we get लेफ्ट हैंड साइड पर इसको लगाएंगे सरफेस इंटीग्रल। देखो ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल जाएगा डाइवर्जेंस थ्योरम की सहायता से, और जब बदलेगा तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है the left hand side of this equation 8 with the help of Gauss divergence theorem can be written as surface integral gets converted into volume integration, so integral over the volume enclosing the volume which has been enclosed by the closed surface. क्लोज सरफेस द्वारा जितना आयतन घेरा जाएगा यह वॉल्यूम इंटीग्रेशन उसमें कन्वर्ट होगा। इक्वेशन मैंने मिटा दिया लेकिन आपके यहाँ लिखा है यह डी जो वेक्टर क्वांटिटी है ये डाइवर्जेंस डी हो जाएगा और इसीलिए इसको डाइवर्जेंस थ्योरम कहलाता है। सरफेस इंटीग्रल इज दस कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस डी डी वी। और राइट हैंड साइड आ गया इक्वेशन नंबर 8 का वॉल्यूम इंटीग्रेशन और रो डी वी। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड पे जो वॉल्यूम है इस क्षेत्र इस सरफेस द्वारा क्लोज सरफेस द्वारा कमरे के क्षेत्रफल द्वारा घिरा हुआ है। तो कमरे के क्षेत्रफल द्वारा जो वॉल्यूम घेरा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर भी वही है, राइट हैंड साइड पर वही है, और इसलिए इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो और यहां से अब कॉन्सिक्वेंस या कंक्लूजन डिराइव किया जा सकता है एंड वी गेट डाइवर्जेंस डी इट इज इक्वल टू रो एंड दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिखते हैं और कभी कभी नेबुला की सहायता से लिखते हैं। नेबुला को लिखते हैं ट्रायंगल को उलट करके, नेबुला डी, नेबुला डॉट डी, दिस इज इक्वल टू रो। तो आपसे इक्वेशन डेवलप करने के लिए पूछा जाए तो पूरा बोथ द इंटीग्रल फॉर्म एंड द डिफरेंशियल फॉर्म हैज टू बी डेवलप्ड, और आपसे पूछा जाए केवल राइट डाउन द मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में पूछा जाए तो ऐसे ही एक का हो गया, दूसरा तीसरा चौथा का जो आएगा वो लिखना पड़ेगा। इन इंटीग्रल फॉर्म पूछ दिया तो ये इंटीग्रल फॉर्म है पहले का, दूसरा तीसरा चौथे का जो आएगा वो भी लिखना पड़ेगा। कभी कभी पूछा जाता है इनका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो भी पहले चारों डेवलप कर लीजिए तो भी मैं बता दूंगा। सो दिस इज द differential form of
Maxwell's first electromagnetic field electromagnetic field equation. So this is the, and this we call as equation number 9. So equation number 9, this is the differential form of Maxwell's first electromagnetic field equation. ये देख लो, ये इंटीग्रल फॉर्म है इक्वेशन नंबर 8 और ये डिफरेंशियल फॉर्म है, एंड द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 9. तो ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन हो गया. नाउ लेट अस ट्राई टू सी व्हाट दिस मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इज. सबसे आसान मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन को डेवलप करने में आपने देखा इतना लंबा प्रोसेस है, लेकिन सेकंड इक्वेशन बहुत आसानी से डेवलप हो जाता है. तो मैक्सवेल्स सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन तो किस पर आधारित है? जैसे पहले को आपने देखा, इट वाज बेस्ड ऑन द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो ऐसे ही इट इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स. ये भी आपने बेसिक लॉज में पढ़ा हुआ है. तो इट इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स which is written as the total normal magnetic flux associated with a closed surface is equal to 0. ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है मैक्सवेल सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, जो गॉस लॉ की सहायता से डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं. राइट हैंड साइड पे 0 है. इसका मतलब यही है कि मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है. और देखो संजोग की बात कितना आसान है कि यह जो इंटीग्रल फॉर्म लिखा हुआ है, यह इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू 0 becomes the integral form of Maxwell's second equation. Say equation number 1. कहीं कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे this is the integral form of Maxwell's second electromagnetic field equation. Maxwell's second electromagnetic field equation. So this is the integral form of Maxwell's second electromagnetic field equation. This is का मतलब equation 1 is the integral form. सीधे सीधे आ गया, कहीं आपको कुछ करना नहीं पड़ा. और उसके डिफरेंशियल फॉर्म को निकालने के लिए फिर अप्लाई करो. जैसे इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल में जाने के लिए वहां आपने क्या अप्लाई किया था? अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. तो यहाँ भी अप्लाइंग गॉस
divergence theorem on the left hand side. राइट हैंड साइड तो जीरो है ही है, वो जीरो होगा ही। तो अप्लाई करें तो देखिए क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल विल बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन। चूंकि यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन से आपने लिया है तो इसी फॉर्म में इसको लिखा जाए। तो अप्लाई किया आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये फिर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल विल बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा ये वॉल्यूम वही होगा जो इस सरफेस द्वारा घिरा हुआ होगा, और B विल बी रिटन एज डाइवर्जेंस B dV, this is equal to 0. So applying Gauss divergence theorem, this equation can be written as volume integration of divergence B dV, this is equal to 0. और यहीं से डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस इज ट्रू फॉर एनी वॉल्यूम, एनी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम किसी तरह का वॉल्यूम हो, सबके लिए ये सही है। और इसलिए डाइवर्जेंस बी इट इज इक्वल टू 0। यहां आप लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर एनी वॉल्यूम, हेंस डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू 0। लिख लो, दिस इज ट्रू, सत्य है, फॉर एनी वॉल्यूम कंसीडर्ड, फॉर एनी वॉल्यूम considered and hence divergence B is equal to 0. Or this can further be written as, with the help of nebula dot B, this is equal to 0. तो चाहे divergence B is equal to 0 लिखो या nebula dot B is equal to 0 लिखो। So this becomes the differential for equation number 2. तो बिल्कुल आसान है, गॉस का जो मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वही बन जाता है इंटीग्रल फॉर। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई कर दो तो इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाता है, और ये दिस इज द differential for of Maxwell's second electromagnetic field equation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, तो ये है आपका इंटीग्रल फॉर इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 इज द डिफरेंशियल फॉर। तो आपको जैसे चारों को इंटीग्रल फॉर्म में पूछा जाए तो पहला इक्वेशन आप जान चुके हो इंटीग्रल फॉर्म में, दूसरा इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे होगा, दोनों इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखे जाएंगे वो इस तरह से आप इसे डेवलप कर सकते हैं। नॉर्मली सेकेंड इक्वेशन मैक्सवेल्स जो अभी आपने डेवलप किया किसी दूसरे के साथ पूछा जाता है, बहुत छोटा है तो अकेले नहीं पूछा जा सकता, या हो सकता है किसी क्वेश्चन का पार्ट बना करके पूछा जाए तब पूछा जा सकता है। अब हम थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, और मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन क्रम में पहले एम्पियर सर्किट लॉ आता है, पहले इन्वेस्टिगेट हुआ था डीसी करंट के लिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बाद में डेवलप किया गया जब अल्टरनेटिंग केसेज को हम डिस्कस करते हैं तो, लेकिन फिर उसका डेरिवेशन आसान है, इसलिए मैक्सवेल थर्ड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन के लिए हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए जैसे सबको आप लिखते हो, इट इज बेस्ड ऑन, तो इट इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और कैसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल किया जाता है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन को डेवलप करने में, ये मैं फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।